We studied about गुप्ता पीरियड कल्चरल अचीवमेंट। हमने गुप्ता पीरियड के अचीवमेंट के बारे में पढ़ा कि कितनी सारी डिस्कवरीज हुई, बहुत सारी चीज़ें उस टाइम पे इन्वेंट हुई। जो हमारे ग्रेट एपिक्स हैं, बहुत बड़े जो हमारे राइटर हैं, वो भी उसी टाइम से बिलोंग करते हैं। और एक सबसे बड़ी बात है, वहाँ हम साइंस की अगर बात करें तो गुप्ता पीरियड के अंदर जो मेहरौली के अंदर आपने देखा होगा, मेहरौली कि वहाँ पर एक आयरन पिलर बना हुआ है। उस आयरन पिलर को लेके आज भी हमारे साइंटिस्ट बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हैं। सरप्राइज्ड क्यों हैं? क्योंकि उसकी ऊपर आज तक रस्टिक नहीं हुआ है। रस्टिक मीन्स आज तक उसके ऊपर जंग नहीं लगा हुआ है। कहते हैं कि ऑक्सीजन और ह्यूमिडिटी अगर मिक्स होती है, कांटेक्ट में आती है, तो डेफिनेटली उस एरिया में रस्टिक होगा। लेकिन जो आयरन पिलर बना हुआ है उस पर आज तक भी रस्टिक नहीं हुआ है, जंग नहीं लगा है। तो उस टाइम की साइंस को देख लीजिए, कितना अचीवमेंट था, कितना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ उस टाइम पे बनी हुई थी। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे सोसाइटी इन गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड के अंदर जो सोसाइटीज़ थी किस तरीके की थी, डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, 4 पार्टों में बांटी हुई थी। दैट वन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रा। इन 4 पार्ट्स में जब इनको डिवाइड किया गया था तो इनकी ड्यूटीज़ भी इसके साथ साथ में डिवाइड कर दी थी। ब्राह्मण को क्या काम करना है? ब्राह्मण को एक ही ड्यूटी है, आपको अपने जितने भी रिचुअल्स हैं वो कैरी करने हैं, पूजा पाठ करनी है, टीचिंग करनी है, प्रीचिंग करनी है। उसके बाद में हम वैश्य की बात करें तो वैश्य का काम क्या था? व्यापार से रिलेटेड काम करना, ट्रेड करना। फिर हम क्षत्रिय की बात करते हैं। क्षत्रिय अपने शौर्य के लिए, अपने गौरव के लिए जाने जाते हैं, तो उनका काम युद्ध कौशल से रिलेटेड था। लास्ट हम बात करते हैं शूद्रास की। तो शूद्रास का क्या काम था उस टाइम पर? ये सबको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते थे, क्योंकि उनको उस टाइम पे लोअर कैटेगरी के अंदर काउंट किया जाता था। तो ये अपनी जितनी भी सर्विसेज हैं ये बाकी कास्टों को प्रोवाइड करते थे। उस टाइम पे कास्ट है वो बर्थ के ऊपर डिपेंड करती थी। आपके अंदर एक्स्ट्रा स्किल है, कोई डिपेंड नहीं करता, कोई वैल्यू नहीं रखता। अगर आपने ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है तो आपको क्या होगा? ब्राह्मण ही माना जाएगा। भले से आप में व्यापार करने के सारे गुण हो, भले से आप में ये क्षत्रिय वाले सारे गुण हो, कोई वैल्यू नहीं रखता। आपको ब्राह्मण के जैसे ही काम करना है। अगर आपने शूद्रा के घर में जन्म लिया है तो भले से ही आप में व्यापार करने के कितने भी ज़्यादा टैलेंट हो, कितने भी ज़्यादा जो वैल्यूज़ हो, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको आपके बर्थ के हिसाब से ही काम करना पड़ेगा। आप उसके हिसाब से, आपकी स्किल के हिसाब से काम नहीं करते। उसके बाद में हम सोसाइटी के अंदर जो इम्पोर्टेंस है वुमेन की, जो वीमेन का इम्पोर्टेंस है उसके बारे में बात करेंगे। गुप्ता पीरियड के अंदर वीमेन को एजुकेशन भी दिया जाता था, और हर जो रिचुअल होता था, जो हमारी पूजा पाठ हवन वगैरह होते थे, उसमें मैंडेटरी होता था कि औरत साथ में रहे या पत्नी साथ में रहे, तभी वो पूजा सार्थक मानी जाती थी। वेल सिस्टम उस टाइम नहीं था, पर्दा प्रथा उस टाइम पर नहीं थी। और उसके बाद में हम टाइप्स ऑफ मैरिज की बात करें कि उस टाइम पे शादियां कितनी तरह की होती थी, तो उस टाइम पर 8 तरह की शादियों को मेंशन किया गया है। शादियों को 8 अलग अलग तरीकों में, विभागों में बांटा गया है। शादियों की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट इसमें है स्वयंवर प्रथा थी। जैसे सीता के टाइम पे आपने देखा होगा, सीता जी ने राम को स्वयंवर के थ्रू सेलेक्ट किया था, तो सेम वही सिस्टम इसमें भी था। स्वयंवर प्रथा थी, स्वयंवर के थ्रू आप बिना किसी रोक टोक के अपने फ्यूचर पार्टनर को सेलेक्ट कर सकते थे। इनिशियल राइट की अगर हम बात करें तो उस टाइम में विमेन को इतना राइट दिया हुआ था कि अगर उसको कोई बच्चा नहीं है, लड़का नहीं है, तो उस कंडीशन में औरत को अपनी हस्बैंड की प्रॉपर्टी में से हिस्सा दिया जाता था। तो कहने का मतलब है उस टाइम पे जो सोसाइटी थी काफ़ी वेल कल्चर्ड थी, वेल एजुकेटेड थी, और कोई भी तरह की जो बुराई है वो उस टाइम पर उस मेंशन नहीं थी। नेक्स्ट टॉपिक इज़ वर्धमान डायनेस्टी। वर्धमान डायनेस्टी के बारे में हम पढ़ेंगे। वर्धमान डायनेस्टी पुष्यभूति के द्वारा फाउंडेड की गई थी, पुष्यभूति के द्वारा ये इस्टेब्लिश की गई थी।
सिक्स्थ सेंचुरी के अंदर इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और थानेश्वर जो दिल्ली के पास है वहाँ इसका इस्टेब्लिशमेंट है, जहाँ से ये एम्पायर रूल हुआ था वो थानेश्वर है। नेक्स्ट हम इसके अंदर बात करें तो इसके अंदर 3 राजा हुए थे। 3 राजा के अंदर जो सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर किंग था वो था हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने अपनी डायनेस्टी को बहुत आगे तक बढ़ाया और लगभग इसने 40 साल तक रूल किया था। पावरफुल था, एम्पायर इसने बढ़ा ही लिया था। साथ साथ इसका कोई सक्सेसर नहीं था, कोई बेटा नहीं था। इस वजह से ये भी कहा जाता है कि इसके साथ ही इस डायनेस्टी का एंड भी हो गया। अब इसका एम्पायर देखो, इसका एम्पायर हम 4 डायरेक्शन के अंदर लेते हैं। ईस्ट के अंदर गंजम और साउथ के अंदर नर्मदा और ऊपर हिमालय और इधर इसने वल्लभी। ये चारों तरफ इसने अपना एम्पायर एक्सटेंड कर लिया था। और अपने एम्पायर को एक्सटेंड करने के साथ साथ ही इसने अपनी जो सेकंड कैपिटल बनाई थी वो कन्नौज बनाई थी। इसको जो टाइटल दिया गया था वो महाराजाधिराज का टाइटल दिया गया था। और उस टाइम के जो राजा बेसिकली रिलीजियस होते थे तो ये शिव की पूजा करते थे और शिव के साथ साथ में सूर्य को भी मानते थे। नेक्स्ट अगर हम ये कहें तो इसकी जो सबसे स्पेशल एबिलिटी थी वो स्पेशल एबिलिटी ये थी कि ये हर 5 साल से यज्ञ करता था। यज्ञ कहाँ करता था? ये गंगा और यमुना का जो संगम होता था वहाँ पर ये यज्ञ करता था एंड स्टार्टेड चैरिटी इस तरीके से करता था कि जिसे बोलते हैं कि अपना सब कुछ दान कर देना, क्योंकि नेक्स्ट सक्सेसर इसका था नहीं और चैरिटी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा उठाव पर थी और बहुत ज़्यादा होती थी। तो उसी वजह से ये चैरिटी जब करता था तो ये नहीं देखता था कि मुझे किस अमाउंट में चैरिटी करना है। तो ये उसका जो हर 5 साल में ये जो यज्ञ होता था गंगा यमुना के संगम के ऊपर ही किया जाता था। उसी टाइम पर एक चाइनीज़ ट्रैवलर भी हमारे यहाँ पर आया था वर्धमान डायनेस्टी के अंदर, दैट वाज हिंगसांग। वो भी हमारे कल्चर और सोसाइटी के बारे में जानने के लिए पहले के टाइम पर बाहर से बहुत सारे स्टूडेंट आते थे, हमारे कल्चर, हमारी डायनेस्टीज़ इनको पढ़ने के लिए, ताकि वो आगे अपनी जो बुक्स में लिखते थे हमारी ग्लोरियस पीरियड को हम जिस तरीके से जानते हैं वो हमें हमारी हिस्ट्री से मिलता है। और ये हिस्ट्री के अंदर जितने भी ये ट्रैवलर्स आए हैं इन्होंने हमारा कहीं ना कहीं ये इतिहास लिखा है जो आज हम पढ़ने के लिए यहाँ बैठे हैं। नेक्स्ट पाल डायनेस्टी के अंदर हम देखेंगे कि इसका जो बिगनिंग हुआ था 750 CE कॉमन इरा के अंदर इसको हुआ था और इन बंगाल। और इसका फाउंडर कौन था? गोपाला के द्वारा ये इसको फाउंडर इस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट अगर हम इसके डायनेस्टी के अंदर बात करें तो इसका जो सबसे फेमस और इम्पॉर्टेंट पॉपुलर जो राजा हुआ था वो था धर्मपाल, जो सेकंड रूलर था। ठीक है, इसने अपना एम्पायर कन्नौज तक फैलाया। ओके, उसके बाद में पाला डायनेस्टी के अंदर जो सबसे अलग चीज़ है वो इसके अंदर ये है कि इस टाइम पर एक ट्रायंगुलर बैटल हुई थी, ट्रायंगुलर स्ट्रगलर जिसे हम कहें, पाल के बीच में, गुर्जर प्रतिहार के बीच में और राष्ट्रकूटाज के बीच में, इनके बीच में एक युद्ध सा चल रहा था तीनों के बीच में। और उसके बाद में हम ये बताएं कि धर्मपाल के बाद में जो उसका सक्सेसर था देवपाल, वो डायनेस्टी उसने संभाली। उसके संभालते ही उसने बहुत सारी विक्ट्रीज़ हासिल की और उसके हासिल करने के बाद में ही एक चीज़ और बताई जाती है कि इस एम्पायर के अंदर, इस डायनेस्टी के अंदर जो सबसे बड़ी चीज़ है कि नालंदा और विक्रमशिला, ये जो 2 एजुकेशन हब माने जाते थे, उनको प्रोटेक्शन प्राप्त किया गया था क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारे इन्वेजन हो रहे थे और एक संभावना थी इनके ऊपर भी अटैक होने की। तो उस टाइम पर उनको प्रोटेक्शन दिया गया था। और जो मॉन्क है, बौद्धिस्ट मॉन्क था अतीशा, क्या नाम लिख दिया, नागपाल के कहने से उसके टाइम पर वहाँ पर विज़िट करने के लिए आए थे। और उसी के बाद में अगर हम ये कहें तो ये बुद्धिज़्म है, बुद्धिज़्म को इन्होंने फॉलो करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, बौद्ध धर्म को इस टाइम के जितने भी राजा था, इस डायनेस्टी के जितने भी राजा थे, बुद्धिज़्म को उन्होंने फॉलो करना स्टार्ट कर दिया था। और जो ये मॉन्क था वो
नागपाल के कहने पर, नागपाल के इनविटेशन के ऊपर यहाँ पर विज़िट करने भी आए थे। और जो नेक्स्ट सबसे बड़ी बात ये है कि इस टाइम के जितने भी राजा थे, पाल डायनेस्टी के जितने भी राजा थे, वो बहुत ज़्यादा ग्रेट लवर अगर हम कहें आर्ट और आर्किटेक्चर को लेकर। और इस टाइम पर उन्होंने बहुत सारे वाटर रिजर्वर टैंक भी बनाए थे, पानी को इकट्ठा करने के जो रिसोर्सेज थे उनको भी इस टाइम में बनाया गया था। नेक्स्ट इज राष्ट्रकूटास डायनेस्टी। राष्ट्रकूटा डायनेस्टी का जो कैपिटल था वो नासिक था और 736 CE कॉमन ईरा में इसका बिगनिंग हुआ था। फाउंडर इसके थे दांती दुर्गा ने इसे इस्टेब्लिश किया था। और इस डायनेस्टी के अंदर लगभग 14 किंग हुए थे, ठीक है। और अभी मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रकूटास में, पालास में और इनमें एक ट्रायंगुलर युद्ध चल रहा था, इनके बीच में, तीनों के बीच में युद्ध चल रहा था। तो ये इसमें भी आगे मेंशन होगा। वातापी और चालुक्य, वातापी और चालुक्य कृष्णवर्मा सेकंड को डिफीट करके अपना जो राष्ट्रकूटास है इसको इस्टेब्लिश किया था। कहने का मतलब ये जो युद्ध चल रहा था, ट्रायंगुलर युद्ध की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें वातापी और चालुक्य को हराकर कृष्णदेव सेकंड ने अपना जो राष्ट्रकूटास है उसको वापस इस्टेब्लिश किया था। इसके अंदर हम कृष्णा फर्स्ट की बात करें तो कृष्णा फर्स्ट ने जो कैलाशनाथ टेम्पल है उसको बनाया था अपने डायनेस्टी के टाइम पर। और उसके बाद में जब उसके जो नेक्स्ट सक्सेसर हैं अमुकवर्षा, 6th रूलर था इस डायनेस्टी का, इसने लगभग 64 ईयर रूल किया था। इसने अपनी कैपिटल मान्यखेत बनाई थी जो काफ़ी पीसफुल और लविंग राजा था। लेकिन अगेन जो राष्ट्रकूटास का और इनका अटैक हुआ था तो इसका कैपिटल इससे छीन लिया गया था। तो इसकी अगर हम बात करें तो इसमें जो चालुक्य किंग था, लास्ट में जो तेलप्पा चालुक्य किंग था, इसने करका पे अटैक करके दोबारा अपनी जो कैपिटल थी मान्यखेत को वापस रीस्टैब्लिश कर लिया था। कहने का मतलब इनसे जीत लिया था। और अगर हम बात करें इस टाइम पर जो लैंग्वेज को जो प्रोटेक्शन दिया जाता था तो वो संस्कृत और कन्नड़ को प्रोटेक्शन दी गई थी इस टाइम के अंदर। तो बेसिकली अगर हम ये कहें पालवास है, राष्ट्रकूटास है, इनके बीच में जो युद्ध चल रहा था, एक बार इनकी जो कैपिटल है वो छीन ली गई थी। लास्ट में जो तेलप्पा किंग था उसने दोबारा अपनी जो कैपिटल थी मान्यखेत उसको दोबारा उनसे छीन कर उसे अपनी कैपिटल रीस्टैब्लिश किया था। युद्ध हुआ लेकिन बाद में उसको जीत मिली। नेक्स्ट डायनेस्टी इज गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी। गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो इसके फाउंडर की अगर हम बात करें कि इसको किसने फाउंडेड किया था, दैट वाज नागभट्ट और 725 CE मीन्स कॉमन ईरा में इसे स्टैब्लिश किया था। इसने अपना जो किंगडम था वो गुजरात से स्टार्ट किया था। तो यही रीज़न है कि इस डायनेस्टी के साथ में ये गुर्जर ऐड किया है, गुजरात से रिलेटेड है। ये गुजरात से अपना जो किंगडम स्टार्ट करने की वजह से ये यहाँ पर ऐड हो गया है। इसका जो फर्स्ट राजा था जिसे एम्परर का टाइटल मिला था वो था वत्सराज, ठीक है। उसके बाद में जो इस डायनेस्टी के जो सबसे फेमस कैरेक्टर की अगर हम बात करते हैं, फेमस किंग की हम बात करते हैं, वो है भोज फर्स्ट। भोज फर्स्ट इस डायनेस्टी का सबसे ग्रेटेस्ट रूलर के नाम से पहचाना जाता था और उसे एक अलग उपाधि भी दी हुई थी जो थी मिहिर भोज। मिहिर भोज के नाम से भी इसे जाना जाता था। मिहिर भोज के जो ग्रैंडसन था, जो पोता था, वो था नागभट्ट सेकंड। नागभट्ट सेकंड के टाइम पर जो अरेबियन ट्रेडर था सुलेमान, उसने यहाँ पर विज़िट किया था अपने व्यापार के लिए। और इस पीरियड की एक अलग बात अगर हम कहें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, इस टाइम पर जो मोहम्मद गजनवी है, इस टाइम पर इसका इन्वेजन यहाँ पर स्टार्ट हो गया था। इसने अटैक भी किया था और उस टाइम पर इस डायनेस्टी ने उनके साथ युद्ध करने की बजाय उनकी जो सॉवरेनिटी है, उनकी जो गुलामी है, वो टोटली एक्सेप्ट कर ली थी बजाय युद्ध करने के। क्योंकि ये गजनवी अपने आप में इतना पावरफुल था, उसके पावर के साथ ही साथ इन्होंने इसका एग्जिस्टेंस एक्सेप्ट कर लिया। और यही रीज़न था कि इसके बाद में महमूद गजनवी के आने के बाद में धीरे धीरे इनका डायनेस्टी
ख़त्म होने के कगार पे आ गया। आफ्टर राइज ऑफ गढ़वाला डायनेस्टी, जो टोटल इनका डिस्ट्रॉय अगर हुआ था तो गढ़वाल डायनेस्टी के बाद में इनका टोटल एग्जिस्टेंस ख़त्म हो गया था। गढ़वाल डायनेस्टी के साथ जो राठौड़ हमारे इमर्ज हुए थे, उसके साथ में ही इनका पूरा का पूरा जो अगर हम कहें सक्सेसर के साथ में ये पूरी की पूरी डायनेस्टी ख़त्म हो गई थी, डिस्ट्रॉय हो गई थी। नेक्स्ट डायनेस्टी इज चोला डायनेस्टी। चोला डायनेस्टी का जो फर्स्ट रूलर था फूहान टाउन, जिसने बसाया था नियर कावेरी रिवर, और इसने जो अपना रीजन था वो दक्षिणा पंथा के का एरिया इसने कवर किया था। और इसकी जो लैंग्वेज थी उस टाइम पे, जो ऑफिशियल लैंग्वेज के नाम से जानी जाती थी, तमिल लैंग्वेज को इसने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था, और जितने भी लिटरेचर उस टाइम पे लिखे गए थे वो तमिल लैंग्वेज के अंदर लिखे गए थे। नेक्स्ट जो इस डायनेस्टी का जो सबसे पावरफुल राजा था वो था राजा फर्स्ट, सबसे पावरफुल राजा था। इसका जो एम्पायर अगर हम डिस्कस करें तो इसने एंटायर मद्रास, सिंघाला द्वीप जो श्रीलंका में एट प्रेजेंट पड़ता है, इसका पूरा का पूरा ये एरिया इसने कवर कर लिया था। इसका जो बेटा था, जो सक्सेसर था राजेंद्र, उसको फाइट के दौरान कोपम जो बैटल हुआ था उसमें मार दिया गया था। तो इसका जो बदला अगर हम कहें, रिवेंज हम कहें, तो लेटर ऑन इसके जो नेक्स्ट सक्सेसर है वीर, इसने इसको दोबारा मारकर बैटल को जीतकर वापस ले लिया था। अब हम इसके एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो इसने एडमिनिस्ट्रेशन चोला एम्पायर का, चोला डायनेस्टी का किस तरीके से था। उस टाइम पर इसका जो प्रोविंसेस था, जो रियासतें थी, उनको 6 मंडल्स में बांटा गया था। ठीक है, इन 6 मंडल को लेटर ऑन कॉटम में डिवाइड किया। ठीक है, कॉटम की फिर 3 कैटेगरीज को इसके अंदर डिवाइड किया, जिसमें कुर्रम, नाडु और ग्राम। ग्राम मीन्स जो ग्राम सभा स्मॉलेस्ट यूनिट होती है गांव की, उसमें इसमें डिवाइड किया गया। नाडु के बाद में असेंबली, असेंबली के बाद में नटा। कहने का मतलब ये है, इसने जो डिवीज़न किया था अपना एडमिनिस्ट्रेशन का, वो ठीक उसी तरह से था जिस तरह से हम अपना जो एडमिनिस्ट्रेशन आज प्रेजेंट टाइम में कर रहे हैं। ग्राम में पंचायतें होती है, सरपंच होते हैं, ठीक उसी तरह से उसने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को, अपने एम्पायर को इस तरीके से डिवीज़न किया था और उसको सक्सेसफुली रूल भी किया। नेक्स्ट हम यहाँ के आर्ट की बात करें तो आपने देखा होगा आपके कंपास के ऊपर बेसिकली एक फ़ोटो आती है नटराजा की। जो नटराज इस डायनेस्टी की देन है, चोला डायनेस्टी की देन है। जो डांस करते हुए नटराज है, जो आज के टाइम पर जो डांसर्स हैं उनका एक बहुत बड़ा रोल मॉडल है। तो ये हमें उसी टाइम की देन है जो कॉपर की बनी हुई थी। लगान की हम बात करें तो लगान उस टाइम पर रेवेन्यू सिस्टम को अपग्रेड करता था। तो लगान किस तरीके से लिया जाता था, 1/6 पार्ट या तो आप अनाज दो या आपके पास अगर गोल्ड है तो गोल्ड दो। ठीक है, टेम्पल सिस्टम की अगर हम बात करें, आर्किटेक्ट की हम बात करें तो उस टाइम पर द्रविडियन स्टाइल के टेम्पल बना करते थे। द्रविडियन स्टाइल के अंदर क्या होता था, एक डिवीज़न होता था, उसमें मंडप्स होते थे, गौरम्स होते थे, लार्ज हॉल होता था और ट्रेडिशनल लाइन्स होते थे डेकोरेशन के लिए, और जॉइंट पिलर होते थे। कहने का मतलब मंदिर के जो ऊपर वाला एरिया था वो वर्गाकार होता था। ठीक है, उसके बाद में एक जो अपन वरामदा टाइप कहते हैं वो होता था, अंदर जाते थे एक बड़ा हॉल होता था, और जो डेकोरेशन के लिए जो नेट और जो जाली होती थी वहाँ पर लाइन्स बनाए हुए होते थे, और पिलर्स उस टाइम के जॉइंट पिलर होते थे जो स्पेसिफिक फीचर है उस टाइम का। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज़ हम ये कहें तो जो हम कैनाल सिस्टम आज के टाइम पे चल रहा है और जो अपग्रेड हो रहा है वो उसी टाइम की देन है, चोला एम्पायर की ही देन है। और उसी टाइम से ये चीज़ जो हम कहें बहुत बड़ा गिफ्ट है, आज इन्हीं कैनल्स की वजह से जो पानी है जिस एरिया में नहीं है वहाँ भी पहुँच रहा है। लास्ट अगर हम इसकी सोसाइटी की बात करें कि उस टाइम पे चोला एम्पायर के अंदर सोसाइटी कैसी थी, विमेन को एक पावर था कि वो प्रॉपर्टी में बराबर हकदार थी। उस टाइम के लोग शिवा के पुजारी थे, शिव को पूजा करते थे, और दे परफॉर्म यज्ञ ऑल्सो, अश्वमेध यज्ञ भी उस टाइम पर बहुत ज़्यादा होते थे।
ठीक है, ये सारी चीज़। इसके साथ साथ में उस टाइम पर जो एक अलग चीज़ थी वो देवदासी और देवदास, ये दो चीज़ें उस टाइम पर फेमस थी जो मंदिरों के अंदर, देवदासी और देवदास। देवदास मीन्स भगवान की पूजा करने के लिए जो प्रीस्ट होते हैं वहाँ पर ही रहते हैं, तो ये चीज़ उस टाइम पर बहुत ज़्यादा फेमस थी। इस पाल्लवा डायनेस्टी या पल्लव डायनेस्टी के नाम से भी इसे आप बोल सकते हो, इसके जो किंग्स थे इन्होंने जो रूल किया था, अपना एम्पायर बढ़ाया था, वो एक्रौर, मद्रास, त्रिचिन्नापल्ली और तंजौर। ठीक है, जो फर्स्ट किंग था इस डायनेस्टी का वो था विष्णुगोपा, और जो फेमस किंग है वो इस डायनेस्टी का है महेंद्र वर्धमान। ठीक है, इसने बहुत सारे टेम्पल बनाए थे और टेम्पल के अंदर जो स्टोन कार्विंग है वो इसी डायनेस्टी से स्टार्ट हुई थी। और इसी डायनेस्टी में जो ये महेंद्र वर्मन है इसने एक प्ले भी कंपोज किया था, लिखा था, दैट वन इज़ महाविलासा। इस डायनेस्टी के अंदर अगर हम बात करें तो महेंद्र वर्मन ने पौंड है, तालाब है, ये खुदवाने स्टार्ट किए थे। तो अगर हम ये बात कहें तो पौंड वाला सिस्टम इस डायनेस्टी के जो महेंद्र वर्मन है इसने स्टार्ट किया था। जो इसका नेक्स्ट सक्सेसर था नरसिंह वर्मन, इसने पुलत्सेन को डिफीट किया था। जो इसकी स्पेशल क्वालिटी की अगर हम बात करें तो इसने पुलत्सेन को डिफीट किया था। और इसी डायनेस्टी के अंदर जो 5 चैरियट टेम्पल है वो बनना स्टार्ट हुआ था, और जो रॉक कट स्टैचू है, कार्विंग है, मतलब चट्टानों को काट के मंदिर बनाना, स्टैचू बनाना, उसके ऊपर कार्विंग करना, वो भी इसी डायनेस्टी के साथ में स्टार्ट हुआ था। और इस डायनेस्टी के जो किंग थे उनके अंदर कुछ किंग थे जो शिवा को मानते थे, लॉर्ड शिव को मानते थे, और जो कुछ किंग थे वो विष्णु को मानते थे। कहने का मतलब ऑल अराउंड ये जो डायनेस्टी है इसके अंदर बहुत सारे जो चेंजेस थे। जो हमारे यहाँ पर पौंड वाला सिस्टम स्टार्ट हुआ था, और ये जो रॉक कट करके जो स्टैचू बनाना है, और ये सब चीज़ें इसके अंदर मेंशन की गई है। नेक्स्ट इज चालुक्य डायनेस्टी। चालुक्य डायनेस्टी के अंदर देखिए आप 550 to 757 इस टाइम तक इस डायनेस्टी ने रूल किया था। इस डायनेस्टी का जो सबसे मोस्ट पॉपुलर जो किंग था वो था पुलत्सेन सेकंड। ठीक है, इसने जो अपना एम्पायर एक्सटेंड किया था नॉर्थ नर्मदा से कावेरी तक का पूरा एरिया इसने कवर किया हुआ था। विक्रमादित्य सेकंड जो नेक्स्ट सक्सेसर है, इसने किसे डिफीट किया था? राष्ट्रकूटास को डिफीट किया था। राष्ट्रकूटास को डिफीट करने के बाद में इस डायनेस्टी को आगे कंटिन्यू किया था। चोला किंग के इस अटैक के बारे में अगर हम बात करें तो चोला किंग ने जो राजा था इसने सोमेश्वर अटैक किया था। अटैक के अंदर ये डायनेस्टी जो चालुक्य डायनेस्टी थी वो हार गई थी, लेकिन बाद में जो सोमेश्वर फर्स्ट है इसने इस बैटल को कंटिन्यू करते हुए एज ए रिवेंज अगर हम कहें तो वापस दोबारा युद्ध किया था और इसमें उससे विक्ट्री हासिल हुई थी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इस डायनेस्टी के अंदर जो ग्रेट राइटर था विल्हन, इसको प्रोटेक्शन दिया था, और विल्हन ने जो बुक लिखी थी वो थी विक्रमदेव चरित्र बुक लिखी थी, जिसमें विक्रमादित्य के जो सारा कैरेक्टर है वो उसमें मेंशन किया था, एडमिनिस्ट्रेशन है वो इसमें मेंशन किया था। और सबसे बड़ी बात है बीइंग हिंदुइज्म, ये डायनेस्टी हिंदू होते हुए भी बौद्ध और जैन धर्म को पूरा का पूरा प्रोटेक्शन उन्होंने दिया था। रिलीजन को बढ़ाने के लिए भी इन्हें प्रोपेगेट किया था। और उसके बाद में इसी डायनेस्टी के अंदर जो हमारी फर्स्ट फेमस बुक है, जो लॉयर बुक के नाम से अगर हम जानते हैं, तो विघ्नेश्वर ने इस टाइम पर जो सबसे फेमस लॉ बुक है आज के टाइम पर हिंदू की ऑफिशियल बुक ऑफ लॉ के नाम से जानी जाती है, मिताक्षरा, वो भी इसी टाइम पर और इसी डायनेस्टी के अंदर ही लिखी गई थी। नेक्स्ट जो हम एक्सटर्नल इन्वेजन है उनके बारे में स्टडी करेंगे, जिसके अंदर शक है, हुनाज है, कनिष्काज है। शक वॉरियर ट्राइब थी। इनका जो रीजन था, जो इनका एम्पायर अगर हम कहें, वेस्टर्न अफगानिस्तान से बलूचिस्तान तक इन्होंने पूरा का पूरा एरिया कवर कर रखा था। एंड दे मेंशन कॉलोनीज को इसी ट्राइब ने मेंशन किया था हमारे सामने, अलॉन्ग विथ कन्नौज और यवना। ठीक है,
दे स्टैब्लिश्ड शाका रूल एंड ऑक्यूपाइंग इंडियन रीजन। दे वर डिमोलिश्ड बाय पालवास, पल्लव्स के द्वारा इनको डिमोलिश किया गया था, अटैक हुआ था जिनके अंदर इनकी हार हुई थी। और जो नेक्स्ट अटैक इनके ऊपर हुआ था वो कुशानास के थ्रू हुआ था, उसके मथुरा के अंदर, जिसके बाद में ये डायनेस्टी लगभग ख़त्म हो गई थी। नेक्स्ट अगर हम हुनास की बात करें, बहुत खूंखार टाइप की ट्राइब के नाम से ये जानी जाती है। इनको दैत्यों के नाम से भी बुलाया जाता है। और इनका जो ये जो इंडिया के अंदर आए थे, ये नॉर्दर्न वेस्ट की साइड से इन्होंने हमारे यहाँ पर अंदर आए थे, ये हमारे इंडिया के अंदर। इनका जो अटैक था वो 450 कॉमन ईरा के अंदर हुआ था, लेकिन ये टाइम इनका बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा था, क्योंकि इस टाइम पर ये गुप्ता पीरियड के अंदर इनके ऊपर जो अटैक हुए थे उस टाइम पर इनकी हार हुई थी। नेक्स्ट इस डायनेस्टी के अंदर जो सक्सेसर था तोरमाना, इसने गुप्ता एम्पायर के ऊपर अटैक कर जो इससे पहले जो अटैक हुआ था, गुप्ता एम्पायर ने इनको ख़त्म करने की कोशिश की थी, इनको डिफीट किया था। नेक्स्ट इनका जो सक्सेसर था तोरमाना, इसने गुप्ता एम्पायर पर अटैक कर उस गुप्ता एम्पायर को डिस्ट्रॉय कर दिया। और उसके बाद में जो इसने अपना कंट्रोल हाथ में लिया, जो इसने अपना एम्पायर एक्सटेंड किया था, वो था पंजाब, राजपूताना, मालवा और सिंध। ये एरिया इसने ऑक्यूपाई कर लिया था। नेक्स्ट हम इसकी बात करें तो मिहिर इस डायनेस्टी का जो नेक्स्ट सक्सेसर था वो बुद्धिज़्म और बौद्ध भिक्षुओं से बहुत ज़्यादा नफरत करता था। और यही रीज़न है कि उसने बौद्ध विहारास को, बौद्ध मठों को, बौद्ध स्तूपास को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और इस टाइम को हम जो हुनास के टाइम पर, जो हुनास ट्राइब जब आई थी, उस टाइम को हम हमारे इंडिया के जो पॉलिटिकल एंड की अगर हम बात करें तो इस टाइम पर जो पॉलिटिकल एंड हो गया था हमारा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे कनिष्कास। इसकी जो फर्स्ट कैपिटल है पेशवार, जो एट प्रेजेंट पाकिस्तान का एरिया है। और इसके अंदर एक मीटिंग जो बहुत ज़्यादा फेमस है, 4 बुद्धिस्ट काउंसिल। इस मीटिंग के अंदर क्या हुआ था, कश्मीर के अंदर रिमूव किया था व्हाट, दे हैव टू रिमूव एविल्स फ्रॉम बौद्ध रिलीजन। जो भी बुराइयाँ थी उनको हटाकर दे वॉन्ट टू प्रोपगेट बौद्ध रिलीजन मोर एंड मोर। आफ्टर ऑल दे हैव गिवन प्रोटेक्शन टू बौद्धिज्म। ओके, न्यू ईरा, शक संवत जिसे आप कहते हो, शक ईरा जो हमारे नेशनल कैलेंडर में आप एट प्रेजेंट देखते हो, वो भी इसी टाइम से स्टार्ट हुई थी। एंड नेक्स्ट वी हैव टू टॉक अबाउट विक्ट्रीज, काशनगर, यरकान और कोटम। इनका जो विक्ट्रीज थी ये इसके ऊपर टोटली बेस्ड थी। कॉइन्स की अगर हम बात करें, वी गॉट कॉइन्स, गोल्ड कॉइन्स विद द स्टैचू ऑफ कनिष्का। कनिष्का की जो फोटो थी, स्टैंडिंग स्टैचू था, वो गोल्ड कॉइन के ऊपर हमें देखने को मिलता है। द नेक्स्ट बेस्ट थिंग ऑफ दिस ट्राइब कनिष्का इज चरक, जो हमारे आज के टाइम पर मेडिकल साइंस के अंदर जो न्यू इन्वेंशन हो रही है, उसका जो बेस है चरक संहिता, वो इसी टाइम पर जो चरक हुए थे वो इसी टाइम पर हुए थे। नेक्स्ट नागार्जुन द ग्रेट मैथमेटिशियन हमें इसी टाइम से मिलते हैं। उस टाइम पर जो व्यापार हमने स्टार्ट किया था, वी हैव स्टार्टेड ट्रेड विद रोम इन दिस टाइम, इन दिस पीरियड। एंड द स्कॉलर्स ऑफ हिज कोर्ट वाज वशुमत्रा एंड अश्वघोष, वो भी इसी के टाइम से हमें देखने को मिलते हैं। तो कहने का मतलब है जो डायनेस्टीज़ हमारे आई, जो फॉरेन इन्वेडर्स हमारे यहाँ पर आए, उनका अगर प्लस पॉइंट हम देखें तो वी गेट मोर एंड मोर। बहुत सी चीज़ें, बहुत से इन्वेंशन, बहुत से स्टाइल हमें देखने को मिली। तो ये सारी की सारी फॉरेन इन्वेडर्स हैं, वो हमारे यहाँ पर आए और उनके थ्रू हमारे ये चीज़ चेंजेस हुए। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज़ एसिमिलेशन। एसिमिलेशन एक्चुअल में होता क्या है, जैसे अगर आपने देखा होगा कि जैसे समुद्र होता है, समुद्र के अंदर छोटी छोटी नदियाँ जाकर मिल जाती है, अपने अंदर उस चीज़ को ऑब्जर्व कर लेती है। ठीक उसी तरह से जैसे हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद में जो हमारी बॉडी को सप्लीमेंट रिक्वायर्ड होता है, उस चीज़ को हम ऑब्जर्व कर लेते हैं और वेस्टेज रिमूव कर देते हैं। ठीक ऐसे ही हमारे यहाँ पर हुआ। इंडिया के अंदर जितने भी फॉरेन ट्राइब्स आई है, साकाज आई, हुनास, कनिष्कास, इन्होंने क्या किया, हमारे यहाँ पर आकर रूल किया
और हमारे कल्चर को हमारे सोसाइटी के अंदर मिंगल्ड होने की कोशिश की, एंड दैट वाज द रीज़न ऑफ इंडियन लिबरल पॉलिसी। हमारा इंडिया इतना लिबरल था और है भी कि जो भी चीज़ हमें बाहर के लोगों से, जो डायनेस्टीज़ वगैरह आई है वहाँ से जो हमें अच्छी चीज़ लगी हमने उसको ऑब्ज़र्व कर लिया एंड वी रिमूव द वेस्टेज। ठीक उसी तरह से हमने जितनी भी ये डायनेस्टीज़ है, जितनी भी फॉरेन ट्राइब्स है, उनके आने के बाद वी एक्सेप्टेड देयर क्वालिटीज़, वी ऑब्जर्व देयर क्वालिटीज़ एंड रिमूव दैट वन इज़ एविल। आफ्टरवर्ड्स वैदिक रिलीजन कम इन एग्जिस्टेंस, हमारा जो वैदिक रिलीजन है वो एग्जिस्टेंस में आया। एंड वन ऑफ द बेस्ट थिंग इज़ जो बुद्धिज़्म है, दैट मेड कनिष्का ग्रेटेस्ट किंग। बुद्धिज़्म है, बुद्ध रिलीजन को उस टाइम पर प्रोपगेट करना, दे हैव टू रिमूव देयर एविल्स। तो एक तरीके से ये कहा जाए कि इंडिया एक इतना बड़ा समुद्र था जिसने बहुत सारी डायनेस्टीज़ को भी झेला है, बहुत सारे राजाओं को भी झेला है, फॉरेन ट्राइब्स को भी झेला है। ओवरऑल इतना सब कुछ अटैक होने के बाद में, ऑब्ज़र्व होने के बाद में आज हमारी जो इंडिया की एक्चुअल कंडीशन है, डाइवर्सिटी है, वो अपने आप में यूनिक है। और यही एक कारण है कि हमने हर डायनेस्टी से पिक किया, हर जगह से पिक किया। और जैसे बोलते हैं ना कि माखन बनाते हैं, घी बनाते हैं, तो उस टाइम पे जो छाछ है वो नीचे रह जाती है और मक्खन ऊपर आ जाता है। ठीक उसी तरह से हमने सारे डायनेस्टीज़ के अंदर जितनी भी बेस्ट क्वालिटीज़ थी उनको ऑब्ज़र्व किया, एक्सेप्ट किया और हमारे अंदर कल्चर के अंदर, सोसाइटी के अंदर मिंगल किया और जितनी भी एविल्स हैं उनको हटा दिया। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर जितनी भी ग्लोरियस एस्पेक्ट थे डायनेस्टीज़ के वो सारे के सारे मेंशन किए गए हैं और बताया गया है कि किस तरह पास्ट में भी इंडिया ग्लोरियस था और एट प्रेजेंट भी इंडिया अपनी ग्लोरी को रिप्रेजेंट करता है।